जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी टेस्ट सीरीज़ का हमारा आज ये 10वां वीडियो है। तो इसे लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो के साथ में और चीज़ें बहुत अच्छे से सीखिए हमारे चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, जो कि 101 नंबर का प्रश्न है हमारा। यहाँ से शुरू करते हैं और हम इसे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्णकालिक क्रिया नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब समझते हो कि एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद या तत्क्षण या उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो जो पहले समाप्त की गई क्रिया होती है इसे पूर्वकालिक कहते हैं। एमपी टेट परीक्षा का यह क्वेश्चन है। वह विद्यालय जाता है, ये तो पूरी पूरी क्रिया है। वह खाना खाता है, वह लेट कर खाता है, दाल में घी डालकर खाता है, यह तो नहीं हो जाएगी। वह लेट कर खाता है, तो लेटना पहली क्रिया हो गई और दूसरा खाना क्रिया हो गई। तो ये जो शब्द लिखा है ना लेट कर, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया छिपी हुई थी, इसलिए 101 का आंसर जो है हम लोग सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी फॉर कैट। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर हो जाइए। प्रश्न नंबर 102। पाठ्यपुस्तक खाली स्थान है। क्या साधन है, साध्य है, एकमात्र सामग्री है या अनावश्यक है? तो पाठ्यपुस्तक जो होती हैं वो साधन होती हैं। ए के साथ आंसर चयनित कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? एमपीटेट वर्ग 3 का ही क्वेश्चन है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऐसा उचित नहीं है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो है 103 का वो होना चाहिए डी, क्योंकि चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, परंतु ये परस्पर संबंधित होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बेटा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है। एमपीटेट वर्ग 3 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, इसको ध्यान रखिए। मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध या विश्लेषण। तो ज्ञानात्मक पक्ष में अंतिम जो उद्देश्य होता है वो होता है संश्लेषण। बी उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती है? गद्य विधा। ठीक है, व्यास विधि, तुलना विधि, खंडान्वयन विधि या समीक्षा विधि। तो 105 का उत्तर जो है वो है समीक्षा विधि। और यदि आप लोगों को हिंदी की पैडों की संपूर्ण क्लासेस देखनी है पूरे डिटेल के साथ, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल का जो अपना प्लेलिस्ट होता है उस प्लेलिस्ट में जाइए। वर्ग 2 चयन परीक्षा करके हिंदी साहित्य का या हिंदी व्याकरण का लिखा होगा फोल्डर, उसको सर्च कीजिए। उसमें आपको सारे हिंदी की जितनी भी पेडोलॉजी की जो क्लासेस होती हैं वो कंप्लीट पढ़ाकर मैंने समझाया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। परीक्षा के पहले पात्रता परीक्षा के क्वेश्चन नहीं है, अब चयन परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, वह भी बिना किसी शुल्क के। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं आपकी महानता से परिचित हूँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मैंने तेरे को कहा था। यहाँ शब्द कहा लिखा होगा, ये मैंने तेरे को कहा था, यहीं पर गड़बड़ी है। सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न नंबर 107। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है? एमपी टेट पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन है। उद्देश्य कथन, शिक्षण
पुनः शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण। तो 107 का जो सही उत्तर है वह है पुनः शिक्षण। अगला प्रश्न है 108, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर कविता प्रणाली, बच्चों को कविता कैसे सुनाना है, तो वो होती है गीत और अभिनय के माध्यम से। किसके माध्यम से? गीत और अभिनय के माध्यम से। यहाँ पर सही आंसर जो है वो सी लगाएंगे, गीत और अभिनय, मतलब गाते हुए अभिनय करके दिखाना उनको। शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से किस तरह के सवाल उनकी समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या है, प्रश्न चूक जाते हैं हम लोग और फिर गड़बड़ी कर देते हैं। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, यह तो बच्चों से करना ही चाहिए। यदि तो मतलब ऐसी संभावना व्यक्त करने वाले प्रश्न। क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न। अच्छा, ये ए और बी दो बार रिपीट हो चुका है, बी और डी है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका सही उत्तर जो है, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को करने वाले प्रश्न। तो छोटी कक्षा के बच्चे हैं, उनसे आप ये निजी अनुभव वाले प्रश्न अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 110 नंबर पर, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बातचीत करना? नहीं, बातचीत करने से तो बच्चों के अंदर बहुत सारी मौखिक अभिव्यक्ति निकल कर आती है। अपने अनुभव का वर्णन करना, संवाद अदायगी में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना, यह भी सही हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कम प्रभावी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने अनुभव का वर्णन करना, क्योंकि यहाँ केवल वन वे पथ होगा, रास्ता एक पथ में होगा। मतलब बच्चे सिर्फ अपने बारे में बता रहे होंगे, दूसरे के अनुभव नहीं सुन रहे होंगे, या दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, या शिक्षक की बात नहीं सुनेंगे ना, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है 111 नंबर पर, मौखिक अभिव्यक्तियों के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या लाभ हो सकता है? बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, यह तो पूरी तरह से सही नहीं है। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, यह भी गलत है। बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती नहीं, बच्चे त्रुटि फिर भी करते रहते हैं। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारणों को समझ जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बार बार टोकने से यह पता चल जाता है बच्चों को कि मैं गलती कहाँ कर पा रहा हूँ या मुझसे गलती क्या हो रही होगी। अच्छा, अगला प्रश्न है 112 नंबर पर, निम्नलिखित में से मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक परीक्षा कौन सी है? परिभाषात्मक परीक्षा मूल्यांकन करने की, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, लिखित एवं प्रयोगात्मक। तो मूल्यांकन करने की परिभाषात्मक अगर परीक्षण करना है, परिभाषा पूछना है, तो वो मौखिक रूप से, या ऐसा बोला गया है कि मौखिक रूप से आप आंसर लगा सकते हैं, मौखिक परीक्षा के माध्यम से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, भाषा के रूप को सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती हैं? भाषा के सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती हैं? लेखन, वाचन, व्याकरण, श्रुति लेखन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बंधु? सी, व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर पर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम दिया होगा, तद्भव का चयन करना है, तद्भव का चयन करना है। ग्राम तो गांव हो जाएगा, कर्ण का करण हो जाएगा, चंद्र का चांद हो जाएगा। तो ये तीनों जो है वो तत्सम शब्द है। टीटी मतलब तत्सम, और ये अग्नि का आग हो गया, मतलब ये टीबी है, मतलब तद्भव है। तो इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि, और ये ग्राम का हो जाएगा गांव, कर्ण का हो जाएगा करण,
या कान भी कह सकते हैं, और चंद्र का हो जाएगा चांद। ये तो सारे मैंने बता ही दिए आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करता हूँ। अगला प्रश्न है 115 नंबर का। तो उत्तर आपको मिल गया होगा बेटा, डी है उसका उत्तर 114 का, आग। तद्भव पूछा है ना इसलिए। प्रायोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में नहीं किया है। रचनात्मक, उपभोक्ता उपभोगा उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक, उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक, संदेहात्मक। तो सही उत्तर जो हो जाएगा संदेहात्मक। यह प्रश्न कल की परीक्षा, कल के टेस्ट में पे देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोविकार में कौन सी संधि है? मनोविकार, तो ये हो जाएगा मनः प्लस विकार शब्द से बना है और विसर्ग का ओ की मात्रा में बदलना होगा, इसलिए आंसर लगा देंगे हम लोग विसर्ग स्वर। विसर्ग संधि की बात करें, स्वर संधि नहीं, विसर्ग संधि की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। कौन सी संधि की बात करेंगे? विसर्ग संधि की बात हम लोग यहाँ कर सकते हैं। मनोविकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। निम्न में से पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य द्विगु समास, इसमें तो संख्यावाची शब्द होगा। अव्ययी भाव में अव्यय शब्द होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य शब्द होता है, उपमान और उपमेय शब्द होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु दोनों अलग अलग होना चाहिए, संज्ञा पद होनी चाहिए। तो सही आंसर पाप और पुण्य दोनों अलग अलग शब्द हो गए यहाँ पर, और सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है 118 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आशीष शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आशीर्वचन बिल्कुल होता है, आशीर्वाद भी होता है। इसकी अशुद्ध वर्तनी जो होती हैं, कई सारे लोग अशुद्ध वर्तनी ऐसे लिख देते हैं ये अशुद्ध है, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं यह भी अशुद्ध है, जबकि यह शुद्ध वर्तनी है। और शुभ कामना भी होता है पर्यायवाची, पर कौन सा नहीं होता है बेटा? तो अभिशाप जो है इसका विलोम हो जाएगा, इसलिए उत्तर हम लोग लगाएंगे सी। कहाँ पर उत्तर लगाएंगे? सी के पास, अभिशाप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, 119। इनमें से दुर्दीन का अर्थ क्या है? दुर्दीन की अगर मैं बात करूँ, इस शब्द को तोड़ता हूँ तो यहाँ एक शब्द निकल जाएगा, दुर मतलब बुरा और दिन मतलब दिवस। तो बुरा दिवस का ही देखिए शब्द होगा। देखो बुरा समय भी लिखा है या दिवस लिखा है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी। अगर दीन शब्द लिखा होता तो यह उर्दू का शब्द है दीन, और यह गरीब शब्द को दर्शाता है और यह दिवस को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए 120 नंबर का, और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति निपुण की बात करें, इस शब्द में पूछा है तो नीति में निपुण, नीति में आ रहा है, में आ रहा है मतलब अधिकरण विभक्ति है, अधिकरण विभक्ति है, और अधिकरण विभक्ति है मतलब तत्पुरुष समास हमको लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। तो ये रहा आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।